तो अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये भी अगर आप सेव कर लें, साल के कितने हो गए, 60,000 रुपये हो गए। तो उसका मैं 18% रिटर्न पे ही कितने सालों का मैंने लगाया था, 30 ईयर्स का, उसे वो पूरा कंपाउंड किया था, तो कितने बने थे, 13 करोड़। मतलब कैन यू इमेजिन के, और आप मतलब इन्वेस्ट कितने कर रहे हैं, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 30, 18 लाख। मतलब एंड यू फील है कि मतलब 5,000 तो बंदा निकाल ही सकता है, सेव कर ही सकता है। और स्पेशली अगर एक ऑप्शन दूसरी आपके पास इन्वेस्टमेंट की क्या है, लोग घरों में यही बात होती है ना कि एटलीस्ट छत होनी चाहिए। छत लेने के लिए भी आपको करोड़ों में पैसे चाहिए होते हैं, वो अक्सर लोगों के पास होते नहीं है, तो वो उसको डिले करते जाते हैं। तो आई थिंक हमारी इस कॉन्वर्सेशन से अब तक ये तो प्रूफ आपने भी कर दिया है बिल्कुल सही एक्सप्लेन करके कि कंपाउंडिंग से ही यू कैन एक्चुअली मेक वेल्थ। अच्छा, इसमें ना मैंने अपनी जर्नी में भी एक चीज़ बड़ी समझी, क्योंकि ये नंबर्स अब आज किसी ने सुन लिए, एक हफ्ते तक तो उसको याद रहेंगे कि हाँ देखो 30 साल बाद, लेकिन जैसे ही 2-3 महीने गुजरेंगे वो अफेक्ट उसका ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल। कंपाउंडिंग के पीछे लॉजिक क्या है, क्यों होती है कंपाउंडिंग? रियल एस्टेट में कंपाउंडिंग क्यों नहीं हो जाती, या फिक्स्ड इनकम में आप बैंक में वैसे रखते हैं वहाँ पे कंपाउंडिंग क्यों नहीं होती? उसका रीज़न ये होता है, जो हमने जैसे डिस्कस किया, स्टॉक मार्केट रियल रिटर्न देती है। 2 रीज़न हैं इसके। एक रीज़न होता है कि बिजनेसेस में होती है प्राइसिंग पावर जी। जब चीज़ें महंगी होती हैं ना, लेट से उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, कोई भी चीज़ महंगी हो, वो अपना प्रोडक्ट महंगा कर देते हैं। बिल्कुल। जो लोग 15 साल पहले लेट से 25 ईयर्स के थे, वो अगर कोई एक टूथपेस्ट खरीदते थे सेंसोडाइन की या कोलगेट की या कोई और प्रोडक्ट खरीदते थे, उसकी प्राइस मोस्ट प्रॉब्ली 5 टाइम्स हो गई है 15 सालों में। अगर आपने पैसे सिर्फ अपनी, आप जैसे बात करी थी कि फीमेल फाइनेंशियल लिटरेसी तो शायद पाकिस्तान में और भी ज़्यादा कम है, तो कमेटी में पैसे कर देते हैं। कमेटी में आप क्या कर रहे हैं, आप किसी को 5-5 हज़ार रुपये दे रहे हैं और महीने, और आप फिर 2 साल बाद उससे उतने ही पैसे वापस ले रहे हैं, और चाहे वो कहीं और इन्वेस्ट कर रहा है आपके पैसों को। तो मतलब इसमें अगर आपका पहला नंबर भी है ना कमेटी का जी, तो फिर भी आपको कुछ नहीं मिल रहा। बिल्कुल। आपने लेट से 1 साल बाद आपकी पहली कमेटी का नंबर, फिर भी आपको उतने पैसे मिले ना जितने आपने दिए थे। ऐसे ही। तो एक जगह आप लेट से अगर कोई 30 साल की कमेटी होती, उसमें आप 5-5 हज़ार देते रहते, तो एंड में आपको क्या मिलता, 18 लाख रुपए। लेकिन वही अगर आप स्टॉक मार्केट में लगाते थे, तो जैसे आप बताएंगे वो 13 करोड़ हो जाते। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से वो जो कमेटी चला रहा होता है ना, असल में वो सारे जो प्रॉफिट होता है ना वो रख रहा होता है। ऐसे ही है। और फिर लोग ये भी सोचते हैं ना कि अच्छा, मैं पहले आपको इसका रीज़न, एक तो प्राइसिंग होता है कि जो कंपनीज होती है ना, वो अपनी प्राइस बढ़ा के अपने प्रॉफिट्स टाइम के साथ बढ़ाती रहती हैं, इसलिए उनकी वैल्यू बढ़ती रहती है। फिर वो एक्सपेंशन भी करते हैं। पहले पाकिस्तान में मेरे ख्याल से आज से 10-15 साल पहले 17-18 करोड़ लोग होंगे जी, या 15 करोड़ होंगे। अब जो है ऑलमोस्ट 25 हो गए हैं। अब ज़्यादा इस्तेमाल भी होगी चीज़ जी, टूथपेस्ट और ज़्यादा डिमांड होती है, तो वो अपने प्लांट्स को एक्सपेंड भी करते हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो वो चीज़ कंपाउंड हो रही है। दूसरा रीज़न होता है कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, वो एसेट्स में कन्वर्ट हो गई थी। कोई मशीनरी उन्होंने इम्पोर्ट कर ली थी, और अब वो मशीनरी जो है उसकी प्राइस डॉलर इंक्रीज होने की वजह से बढ़ गई है, या उन्होंने किसी लैंड में इन्वेस्ट किया तो उसकी प्राइस बढ़ गई है। तो अगर उन्होंने कोई चीज़ इंपोर्ट की थी उस टाइम पे वो $1 मिलियन की थी जी, तो अब उसकी प्राइस बढ़ गई है। अब अगर वो कंपनी एक्सपेंड करेगी तो उसके जो बिजनेस ओनर्स होंगे वो इस हिसाब से ही सोचेंगे, और उसकी फेयर वैल्यू उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। तो ये 2 रीज़न होते हैं कि बिजनेसेस हैव प्राइसिंग पावर, और सेकेंडली उनके जो एसेट्स होते हैं वो डॉलराइज होते हैं ज़्यादातर पाकिस्तान में जी। तो इसकी वजह से विद टाइम उनकी वैल्यू जो है वो बढ़ती रहती है, और आप भी उस कंपाउंडिंग का पार्ट बन जाते हैं। सो मैसेज फॉर ऑल आवर फीमेल लिसनर्स के कमेटी तो मतलब सेविंग अकाउंट से भी बुरी है। मतलब उसमें तो है कि हाँ, मतलब आपने अलमारी में मुझे तो समझ नहीं आता कि व्हाई समवन वुड डू दिस। एक मैंने इंस्टाग्राम पे रील देखी थोड़े दिन पहले, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। कमेटी इज सेविंग कि आपने जो भी पैसा है ना उधर एक जगह रख दिया, वो बढ़ नहीं रहे, और दूसरी साइड पर होती है इन्वेस्टमेंट, आपने स्टॉक्स खरीद लिए, दूसरी चीज़ें खरीद ली। उनका फ़र्क ये है, एक रील थी इंस्टाग्राम पे, हर दिन एक बंदा ना $5 सेव कर रहा था, तो हर दिन $5 ऐड करता रहता, तो 30 साल बाद ना वो 80-90,000 बढ़ गए। दूसरा बंदा था, वही $5 उसके स्टॉक्स खरीद लेता था हर दिन जी, और उसकी कंपाउंडिंग शुरू हो गई। बिल्कुल। वो कोई $20-30 मिलियन बन गए। अगेन जैसे हमने कहा कि अगर आप 30 साल तक 5,000 करेंगे महीना तो 18 लाख होंगे, लेकिन स्टॉक्स खरीद लेंगे और वो कंपाउंड होने लग जाएंगे तो 13 करोड़ बन जाते। बिल्कुल ऐसे ही। तो मतलब कि मैंने भी जो रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट समझा, उसमें फर्स्ट था कि आपने सेविंग करनी है, अपने खर्चों में से कुछ ना कुछ साइड पे रखना है, और इसको कहते हैं पेइंग योर सेल्फ। यानी कि एक हिस्सा होता है आपकी इनकम का जो कि 5% भी हो सकता है, 15% ऑफ योर सैलरी भी हो सकता है, जिससे आपने अपने आप को पे करना है। ये आप जो है ना अपनी, जब आप रिटायर हो जाएंगे उस वक्त ये आपकी जो है ना टेक केयर करेगा। तो एक तरह से आप अपने अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसको आपने सिर्फ जो है पैसों में नहीं रखना, इसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना है, कोई अच्छे एसेट में इन्वेस्ट करना है, ताकि ये कंपाउंड होना शुरू हो जाए।